हाँ जी बच्चों, अब हम वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल विथ फ्रीक्वेंसी इन एसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो एसी सर्किट में जो हम वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। इसी तरह से हम इंडक्टिव रिएक्टेंस देखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस, नेट इम्पीडेंस, सर्किट का करंट, पावर और एसी सर्किट की नेचर, ये सभी वेरिएबल जो हैं फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा से देते हैं, जो कि इस तरह से दिया जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम इस तरह से समझते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेट रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इम्पीडेंस भी डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ इम्पीडेंस में चेंज होता है, करंट, बाकी सब में। तो ये चेंज किस तरह का होता है हम समझते हैं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं। जिस वक्त फ्रीक्वेंसी 0 है तो XL 0 होगा, XC इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब 0 फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, तो नेट रिएक्टेंस भी इनफाइनाइट ही होगा, नेट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा। अब चूंकि जब इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो करंट सर्किट में 0 होगा, और पावर के इस फॉर्मूले के हिसाब से सर्किट का पावर भी 0 होगा। अब चूंकि सर्किट में XC का वैल्यू ज़्यादा है XL से, तो इस वक्त सर्किट की नेचर कैपेसिटिव कहलाएगी, ठीक है। अब हम मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस सेम रहता है। XL जो कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले 0 था, अब बढ़ना शुरू होगा और XC घटना शुरू होगा, लेकिन अभी भी XC का वैल्यू ज़्यादा है। तो रिएक्टेंस जो पहले इनफाइनाइट था, अब XL बढ़ रहा है, XC घट रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी घट गया। इसीलिए इम्पीडेंस कम हो गई, पावर बढ़ गई, करंट बढ़ गई और पावर भी बढ़ गई, लेकिन अभी भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, इसलिए सर्किट का नेचर कैपेसिटिव ही रहेगा। अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए। XL हम जानते हैं 0 से बढ़ रहा था, XC इनफाइनाइट से घट रहा था, तो धीरे धीरे जो इनका डिफरेंस है कम हो रहा था। एक फ्रीक्वेंसी जिसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस पर XL और XC इक्वल हो गए, तो उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा आर, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC होगी। इस समय सर्किट में रिएक्टेंस मिनिमम और 0 होता है। इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा जो रेजिस्टेंस के बराबर है। करंट पहले 0 थी, फिर बढ़ रही है, और जब मिनिमम इम्पीडेंस होगा तब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी, पावर भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम पावर आपके E0²/2R होगा। अब चूंकि XL और XC बराबर हैं और XL माइनस XC 0 है, तो सर्किट का नेचर रेजिस्टिव होगा। अब हम बात करें, भाई हमने देखा कि XL बढ़ रहा है और XC घट रहा है। एक स्टेज आई जहाँ पर XL और XC बराबर हो गए, और उसके बावजूद XL बढ़ता रहा और XC घटता रहा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। XL अब बढ़ रहा है और XC अब भी घट रहा है, लेकिन अब XL का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो नेट रिएक्टेंस जो पहले इनफाइनाइट था, घटा, मिनिमम हुआ, अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। इम्पीडेंस भी बढ़ेगा, सर्किट में करंट घटेगा, पावर घटेगा। अब चूंकि XL XC से ज़्यादा है, तो सर्किट का नेचर अब इंडक्टिव रहेगा। अगर हम ग्राफ की बात करें, तो रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ऐसा आना चाहिए। XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा।
अब नेट रिएक्टेंस की बात करें तो नेट रिएक्टेंस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के पहले ग्राफ ऐसा आना चाहिए और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद ये, क्योंकि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद में XL ग्रेटर देन XC था, तो ये ग्राफ हमारे पास में ऐसा आएगा। ये यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, ध्यान रखेंगे। इम्पीडेंस पहले इनफाइनाइट था, फिर कम हुआ। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है जो कि रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। करंट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम, और इसी तरह से पावर में भी वेरिएशन इस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशन इन पावर, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। राधे राधे बेटा।